जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस में। और नयन आईएएस में आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग। वैसे तो सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट ही हैं। इसके पहले हमने असहयोग आंदोलन को देखा, उसके सारे आयामों को देखा, किस तरह जो है कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ। हमने दोस्तों जलियांवाला बाग को देखा और इस तरह जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो सब मेन टॉपिक हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वो हम कवर करते चले जा रहे हैं बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से। और हम उन्हीं टॉपिक को कवर कर रहे हैं जिनका जो है परीक्षा में महत्व है। हिस्ट्री तो बहुत विशाल है दोस्तों, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उन महत्वपूर्ण टॉपिक और उनसे जुड़े सवालों को क्लास में साथ साथ डिस्कस करते चले, ताकि कोई भी चीज़ न तो आपसे छूटे और न तो हिस्ट्री बहुत लेंदी भी हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज जो है उसी टॉपिक की श्रृंखला में, महत्वपूर्ण टॉपिकों की श्रृंखला में आज जो टॉपिक है वो है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन हमारा टॉपिक है, ठीक है। आज का टॉपिक है दोस्तों साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन के बारे में हमको ये जानना है कि क्या है ये साइमन कमीशन, ये कब आया, इसका कार्यकाल समझ लीजिए 1927, इसका समय समझ लीजिए 1927 का टाइम है, ठीक है। अब दोस्तों समझना क्या है आपको इसके बारे में, देखिए एक चीज याद रखिए, पीछे हमने आपको बताया है कि वर्ष 1919 में क्या हुआ दोस्तों, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया और इसमें प्रावधान था दोस्तों, क्या था इसमें जो है प्रावधान था कि जो है इसकी समीक्षा के लिए, मतलब ये एक्ट ने क्या असर डाला, क्या इससे लाभ हुए, क्या हानियां हुई, क्या प्रभाव पड़ा, इसकी समीक्षा के लिए, इसकी समीक्षा के लिए 10 वर्ष पश्चात क्या था दोस्तों, एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था। एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान था, ठीक है। क्लियर हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जब 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया तो उसमें भी ये प्रावधान बनाया गया कि 10 साल बीतने के बाद इसका क्या असर पड़ा, इसके क्या परिणाम हुए या इसकी क्या कमियां हैं, इसकी समीक्षा के लिए एक संवैधानिक आयोग का निर्माण किया जाएगा। तो ये जो है साइमन कमीशन इसी से संबंधित है। साइमन कमीशन किससे संबंधित है, इसी से संबंधित है। ये है इसकी बैकग्राउंड, ठीक है। तो आयोग को क्या देखना था, आयोग को यह देखना था कि यह अधिनियम किस हद तक सफल रहा, असफल रहा, क्या बातें रही, ठीक है। क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक। अब देखिए, अब होती है इसकी नियुक्ति कब, नवंबर 1927 में। नवंबर 1927 में इसका एक नाम और था दोस्तों, क्या था, भारतीय सांविधिक आयोग, साइमन कमीशन या भारतीय सांविधिक आयोग। अब मान लीजिए परीक्षा में ये पूछ ले तो आपको फंसा देगा, भारतीय सांविधिक आयोग भी इसे कहा जाता था, साइमन कमीशन को। इसकी नियुक्ति होती है दोस्तों, कौन करता है, तत्कालीन कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री होते हैं। तत्कालीन किस जो है पार्टी के रहते हैं दोस्तों, कंजर्वेटिव के रहते हैं, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तत्कालीन कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या नाम है प्रधानमंत्री का, स्टेनली बाल्डविन, स्टेनली बाल्डविन द्वारा नियुक्ति, ठीक है।
भारतीय सांविधिक आयोग या साइमन कमीशन आयोग, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन या भारतीय सांविधिक आयोग का जो है कब गठन किया गया? नवंबर 1927 में स्टेनली बाल्डविन जो उस समय के तत्कालीन कंजर्वेटिव जो है पीएम थे ब्रिटिश सरकार के, ठीक है, यहां से ये शुरू होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना क्लियर हो गया? चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, नियुक्ति हो गई। अब जाहिर सी बात है इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन, इन्हीं के नाम पे साइमन कमीशन था ये। जॉन साइमन क्या थे? अध्यक्ष थे। क्लियर हुआ? अध्यक्ष कौन थे? जॉन साइमन थे। और इसमें कुल क्या थे? कुल कितने सदस्य थे दोस्तों? कुल 7 सदस्य, कुल 7 सदस्य थे। और सातों में क्या सारे लोग क्या थे? अंग्रेज थे। सातों सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, कोई भी भारतीय इसका सदस्य नहीं था, ठीक है। भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। 7 के सातों जो है सदस्य इसके क्या थे दोस्तों? अंग्रेज थे। क्लियर हुआ? तो भारतीयों ने क्या किया? इसका जबरदस्त विरोध किया। क्या कहा इसको? उन लोगों ने कहा ये तो श्वेत कमीशन है जिसमें हम लोगों का प्रतिनिधित्व ही नहीं है, तो क्या ये हम लोगों की बातों का परवाह करेगा, ठीक है। तो इसको क्या कहा इन्होंने? श्वेत कमीशन, श्वेत कमीशन कह के भारतीयों ने क्या किया? विरोध किया। भारतीयों ने इसका क्या किया? विरोध किया। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब ये कब आता है दोस्तों? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को कहां पहुंचता है? बंबई में, ठीक है। गठन कब हुआ? नवंबर 1927 में। मुंबई कब पहुंचा? 2 फरवरी 1928 में, ठीक है। क्लियर हुआ? अब देखिए साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, ये किसके सदस्य थे? ये थे दोस्तों उदारवादी पार्टी के, ठीक है। जो लिबरल पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी के थे प्रधानमंत्री। और ये किस पार्टी के सदस्य थे? उदारवादी दल या लिबरल पार्टी के क्या थे? सदस्य थे, ठीक है। ये लिबरल पार्टी के सदस्य थे। आगे बढ़े, चलिए। क्लियर हुआ? अब देखिए, अब इसमें दोस्तों क्या है? भारत की स्वतंत्रता के समय कौन था ब्रिटिश प्रधानमंत्री? क्लीमेंट एटली। भारतीय स्वतंत्रता के समय मतलब 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्लीमेंट एटली की चर्चा क्यों कर रहे हैं? अब देखिए, यही क्लीमेंट एटली इस साइमन कमीशन में क्या थे? श्रमिक वर्ग, श्रमिक दल या लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में इसी जो है साइमन कमीशन में सदस्य थे, ठीक है। क्लियर हुआ? मतलब एक ये फैक्ट जान लीजिए कि इसके सदस्यों के रूप में एक क्लीमेंट एटली भी थे, जो क्या बाद में क्या बने? प्रधानमंत्री बने ब्रिटिश के जो है कब? 1947 में, ठीक है। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने, ठीक है। क्लीमेंट एटली ये किसके थे? लेबर पार्टी के थे, ठीक है। तो ये उस समय क्या थे? साइमन कमीशन में सदस्य के रूप में थे, ठीक है। ये भी उसके सदस्य थे। और उदारवादी दल या लिबरल पार्टी के कौन थे?
जॉन साइमन थे, जिनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन बना। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने जो गठन किया, नियुक्त किया, वो किस पार्टी के थे? वो थे कंजर्वेटिव पार्टी के। क्लियर हुआ? ये उनकी पार्टियां हैं जिससे वो संबद्ध थे। चलिए, कुछ बचे ना, कम से कम कहीं से भी आपको पूछे तो आप जो है असहज स्थिति न महसूस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस क्या करती है, इसका विरोध करने का निर्णय लेती है। जाहिर सी बात है इसका विरोध किया जाएगा। तो कहाँ निर्णय लेती, कैसे लेती है, अब आप ये समझिए। ठीक है, दिसंबर 1927 दिसंबर 1927 में मद्रास के अधिवेशन में, ठीक है, मद्रास के अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया। कहाँ निर्णय लिया गया? यह सब सवाल बनता है दोस्तों कि कांग्रेस ने कहां पर, किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया। तो कहां लिया? मद्रास के अधिवेशन में 1927 में। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, ये पहुंचता है 3 फरवरी को। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बंबई पहुंचता है। और उस दिन क्या होता है? 3 फरवरी 1928 को देश भर में हड़ताल का आयोजन, देशव्यापी हड़ताल होती है। पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल होती है। क्लियर हुआ? और नारा लगाया जाता है, जहां जहां कमीशन जाता है, साइमन कमीशन जाता है, कमीशन जहां जहां जाता है, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से उसका स्वागत किया जाता है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ठीक है, जुलूस निकाले गए, नारा लगाया गया। ठीक है, जहां जहां भी साइमन कमीशन गया। तो लाहौर में भी जुलूस हो रहा था दोस्तों इसके विरोध में। लाहौर, ध्यान दीजिएगा, लाहौर में भी इसका जो है विरोध हो रहा था साइमन कमीशन का। वहीं पर क्या होता है? पुलिस लाठीचार्ज करती है। क्या करती है? पुलिस लाठीचार्ज करती है। और लाला लाजपत राय क्या होते हैं? घायल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय क्या होता है दोस्तों? घायल हो जाते हैं पुलिस की पिटाई से। ठीक है, पुलिस लाठीचार्ज करती है, विरोध का ये नेतृत्व कर रहे होते हैं और ये घायल हो जाते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? चलिए, ये बात क्लियर हुई। अब इसके बाद क्या होता है? इतनी जबरदस्त पुलिस ने इनकी पिटाई की थी कि इसके फलस्वरूप इनकी क्या होती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पिटाई के ही फलस्वरूप इनकी बाद में क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसमें इन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई, लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट दिया था मृत्यु से पहले कि जो है मेरे शरीर पे पड़ी लाठी की हर चोट ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील बनेगी। मतलब ताबूत मतलब होता है जिसमें शव को दफनाते हैं क्रिश्चियन, तो उसमें जो है कील ठोक के जो है उसको लास्ट में जमीन में गाड़ दिया जाता है, दफना दिया जाता है। तो लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट था कि ये जो लाठी तुमने चलाई है मेरे शरीर पे, यही तुम्हारे शमशान में अंतिम समय में काम आएगी। मतलब इसका परिणति इसी चीज में होगा। मतलब ताबूत जो है उसमें कील जो ठोकी जाएगी, यही लाठी हमारे ऊपर जो पड़ी है, यही परिणाम स्वरूप कील होगी, मतलब अंत होगा। कुल मिला के ये है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों इनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए जो है आक्रोशित होते हैं सरदार भगत सिंह।
अब देखिए और घटनाक्रम देखते हैं इसी के बाद, महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखा जाए। आइए देखते हैं दोस्तों इसके बाद क्या होता है। ये बहुत ही प्रमुख राजनीतिक नेता थे दोस्तों, बहुत ही प्रमुख राजनीतिक नेता थे, ठीक है। इन्हें पंजाब केसरी की उपाधि भी दी गई थी। सवाल पूछता है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो किसे कहा जाता था पंजाब केसरी? लाला लाजपत राय को, ठीक है। अब देखिए एक चीज ये क्लियर हो गई, यहां तक हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट तैयार की गई, अंग्रेजों ने ये कहा कि ठीक है हमारी रिपोर्ट सही नहीं है, आपकी रिपोर्ट क्या है? मान लीजिए हमारी रिपोर्ट नहीं सही है, आप एक रिपोर्ट पेश करिए, एक चैलेंज जैसा दिया। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रत्युत्तर में, उसके जवाब में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। कौन सी रिपोर्ट तैयार की गई? नेहरू रिपोर्ट 1928, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसमें भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका था। इसमें क्या था दोस्तों? इस नेहरू रिपोर्ट में भारत के नए डोमिनियन संविधान का खाका या ड्राफ्ट था कि हम लोग कैसे अपना संविधान बनाएंगे, ठीक है, कि हम लोग किस तरह अपना संविधान निर्मित करेंगे। अब इसको जो है नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया दोस्तों? एक सर्वदलीय समिति बनाई गई इसको तैयार करने के लिए। सर्वदलीय समिति बनाई गई इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट को तैयार करने के लिए, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन थे इसके? जो सर्वदलीय समिति थी, सचिव कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इनके पुत्र थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने, इस रिपोर्ट ने क्या ड्राफ्ट किया? नए डोमिनियन संविधान का खाका बनाया, ठीक है, और इसके तैयार करने के लिए सर्वदलीय समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और सचिव कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? कुल इसमें 9 लोग जो है समिति के सदस्य थे। इनके अलावा 9 अन्य सदस्य थे इस सर्वदलीय समिति के, ठीक है। और इसमें जो है 9 में मतलब 2 सदस्य जो थे वो क्या थे? 2 सदस्य क्या थे दोस्तों? मुस्लिम थे, ठीक है। 9 सदस्यों में 2 सदस्य क्या थे? मुस्लिम थे, 7 सदस्य अन्य थे, और बाकी एक अध्यक्ष, एक सचिव, ठीक। ये पूरी सर्वदलीय समिति की संरचना थी, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। डोमिनियन संविधान। अब दोस्तों डोमिनियन शब्द से आपके दिमाग में चल रहा होगा कि डोमिनियन है क्या, ठीक है। डोमिनियन है क्या? डोमिनियन मतलब होता है दोस्तों अधिराज्य, मतलब संपूर्ण राज्य नहीं, अधिराज्य। इसका मतलब यह है कि एक विशिष्ट किस्म का राज्य। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है एक विशिष्ट किस्म का राज्य जिसका अपना खुद का संविधान हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मांगी गई थी। अधिराज्य का मतलब यह हुआ कि
चलिए ठीक है, हमारा एक अपना संविधान हमें बनाने दीजिए, बाकी हम आपके एक तरह से जो है मतलब पूरी तरह से ये नहीं हुआ उस समय, इस समय तक जो है ये नहीं हुआ कि आप भाग जाइए और हम पूरी तरह आज़ादी प्राप्त कर लें, हम ही सर्वोच्च हो जाएं, हम ही सुप्रीम हो जाएं या हम ही सार्वभौमिक हो जाएं। अधिराज्य का मतलब होता है कि आप अधीनता स्वीकार कर रहे हैं किसी की, बशर्ते आपका अपना खुद का एक संविधान है जिसके हिसाब से आप शासन चला रहे हैं। अब ये 1927-28 की बात है, देश तो आज़ाद हुआ उसके भी 20 साल पहले, 20 साल बाद, मतलब आप समझिए कि जो है 20 साल क्या 47 में भारत आज़ाद हुआ, तो 47 तक फिर संघर्ष आगे बढ़ा, लोग और जो है उनकी मांगे बढ़ती गई। तो कहने का मतलब अभी वो केवल एक डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे और संविधान मांग रहे थे। ध्यान दीजिएगा, ये सब समझना महत्वपूर्ण है। तो ये जो है इसमें क्या मांगा गया था, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर मतलब यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मांगी गई थी, ध्यान दीजिएगा। इसके स्थान पे क्या मांगा जा रहा है, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट मतलब अधिराज्य का दर्जा, कि चलो अधिराज्य ही बना दो, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें जो है दोस्तों क्या था कि अल्पसंख्यक के लिए जो मतलब सांप्रदायिक आधार पे आपने देखा कि जो है मिंटे मार्ले में क्या हुआ, ठीक है, यहां पर जो है ये कहा गया कि जो आपने सिस्टम बनाया है सांप्रदायिक आधार पे निर्वाचक मंडल का, वो नहीं होगा। सांप्रदायिक आधार पर, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर, पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर, पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर क्या होता है दोस्तों, पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए बल्कि आरक्षण दिया जाए, ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया जाए, सॉरी, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए, आरक्षित स्थानों के लिए क्या किया जाए, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव किया जाए। जो इनके लिए रिजर्व आरक्षित स्थान है उसके लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का क्या किया जाए, मतलब वो क्षेत्र क्या रहे, संयुक्त रहे, जो है क्षेत्र का प्रस्ताव किया जाए, ठीक है, क्लियर है। मतलब जो अल्पसंख्यकों के लिए जो रिजर्व प्लेस है वहां पर क्या किया जाए, वहां पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव किया जाए। बात समझ में आई। चलिए, सांप्रदायिक आधार पे ना हो, इससे अच्छा उन्हें जो है रिजर्वेशन दिया जाए, और वो कहाँ किस प्रक्रिया के तहत, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो, अलग से उनका निर्वाचन क्षेत्र ना हो, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो और उनके जो है आरक्षित क्षेत्रों का चुनाव कराया जाए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद और क्या क्या रिपोर्ट में मांगा गया, क्या क्या बिंदु थे दोस्तों, उसको भी देख लीजिए। नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी, प्रस्तावित जो संविधान होगा, जो प्रस्तावित संविधान होगा नेहरू रिपोर्ट के आधार पे, उसमें क्या क्या बातें होंगी, उसमें और क्या क्या बातें होंगी दोस्तों, भारतीयों के लिए क्या, भाषण देने, ठीक है, समाचार पत्र निकालने, ठीक है, समाचार पत्र निकालने, सभाएं करने, संगठन बनाने,
सभाएं करने, संगठन बनाने। ध्यान दीजिएगा कितनी चीजें हैं इसकी, जो है स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार, ठीक है। इनकी क्या रहे, स्वतंत्रता रहे, और इसके साथ ही साथ क्या रहे दोस्तों, मौलिक अधिकार का प्रावधान, मौलिक अधिकार का प्रावधान। अब देखिए ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण है ये जानना, नेहरू रिपोर्ट के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ऑफिशियली कहा जा रहा है कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट का ही दर्जा आप हमें दीजिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हमें अपना संविधान बनाने दीजिए जिसमें हमें क्या हो, भाषण दे। ये देखिए स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकारों में है। अब आप जब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं तो आपको यह मौलिक अधिकारों में मिलता है स्वतंत्रता का अधिकार, भाषण देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समाचार पत्र प्रेस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही आएगा, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की, भारत में कहीं भी आवास करने की, व्यवसाय चुनने की। तो ये जो स्वतंत्रता है इसका खाका यहाँ खींचा गया, नेहरू रिपोर्ट 1928 में इसकी ड्राफ्टिंग की गई। और इसके अलावा मौलिक अधिकारों का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए, ऐसी मांग रखी गई नेहरू रिपोर्ट में। क्लियर हुआ? ऐसी मांग रखी गई। अब दोस्तों, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एक पार्टी बनी उसी समय, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, फॉर इंडिया लीग एक पार्टी थी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है। अब वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 में इसका गठन हुआ। और किसने मिलके किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में मिलके इस पार्टी का गठन किया, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है। सवाल पूछा गया है, इससे महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं ये लीग का उद्देश्य क्या था। अब यहां तक तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में क्या हुआ, नेहरू रिपोर्ट में आपने देख लिया विस्तार से कि डोमिनियन स्टेट मांग रहे थे वो कि हमें अधिराज का ही दर्जा दे दीजिए, अपना संविधान बनाने की छूट दे दीजिए, जिसमें जो है क्या हो, जिसमें कुछ स्वतंत्रताएं हों जो हमने देखी, और मूल अधिकार मौलिक अधिकार शामिल हो। लेकिन ये जो पार्टी अभी हमने देखी, कौन सी पार्टी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, जिसका गठन 1928 में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर किया था, इसका उद्देश्य क्या था पता है आपको? इसका उद्देश्य था कि नहीं, अब हमें डोमिनियन स्टेट की मांग से आगे जाना होगा और पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ, पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ सोचना होगा, ठीक है। इसी के लिए बनाई इन्होंने कौन सी पार्टी, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ठीक है। ये पार्टी इसीलिए बनाई गई, ठीक है, 1928 में, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों? क्लियर हुआ? चलिए, कोई कंफ्यूजन, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, ये हो गया हमारा नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित जो प्रश्न आने वाले थे, सारी संभावनाओं को हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे का जो घटनाक्रम है वो कह लीजिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उसको देखेंगे, क्योंकि अब जो है हम अधिराज्य से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, अब हम अधिराज्य से बढ़ रहे हैं पूर्ण स्वतंत्रता की तरफ। दोस्तों क्या था कि नेहरू रिपोर्ट में जो है एक ऐसी विचारधारा थी जिससे जो है लोगों के मन की जो बात थी वो निकल के आई। इतने दिनों के जो है अंग्रेजों के शासन के पश्चात भारतीयों में इस जनचेतना का आपने देखा कि जो है भारतीय असहयोग आंदोलन जो हुआ उसमें भारतीय कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हमने बताया था असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कि हिंदुओं और मुसलमानों के सौहार्द का वो बहुत अच्छा प्रतीक था। उसमें जैसी एकता और सौहार्द देखा गया वैसा किसी आंदोलन में न तो आगे न तो बाद में देखा गया। और भारतीयों के अंदर एक जन चेतना का जो है विकास हुआ। असहयोग आंदोलन में उन्होंने ये देखा कि नहीं, अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएं तो हम अंग्रेजों को वापस भेज सकते हैं और हम अपना जो है देश उनसे आज़ाद करवा सकते हैं। इसीलिए जो है ये आंदोलन काफ़ी सफल आंदोलनों में से माना जाता है। तो वहाँ पर हमने देखा असहयोग आंदोलन में कि धीरे धीरे जन चेतना का जो है विकास होना शुरू हो चुका था। नेहरू रिपोर्ट इसकी परिणति है। जब सर्वदलीय कमेटी बनाई गई तो सर्वदलीय कमेटी में जो है लोगों की यही राय थी कि नहीं, अब हमें जो है संविधान की मांग करनी चाहिए। हमें अपने देश को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण संविधान की मांग करनी चाहिए जिसमें कम से कम हमारी कुछ स्वतंत्रताएं हों, मौलिक स्वतंत्रताएं हों और मौलिक अधिकार हों। तो मतलब उनके अंदर ये बात आई। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया और अपनी एक अच्छी जो है रिपोर्ट बना के सामने रखी। दोस्तों यही सारी चीज़ें बाद में भारतीय संविधान में ग्रहण की जाती हैं, आप देखते हैं। इसलिए जो है नेहरू रिपोर्ट का बहुत महत्व है। इसीलिए मैंने आपको इसको डिटेल में बताया भी कि क्या क्या चीज़ें शामिल थी और जो फैक्चुअल चीज़ें वो भी आप कलेक्ट कर लीजिए कि मतलब 27 में जो है ये गठित होता है। उसके बाद 3 फरवरी 1928 को यह आता है। विरोध में जो है लाला लाजपत राय से लेके सारे जो है नेता इसका विरोध करते हैं। किसने इसका गठन किया, किस पार्टी का था? क्लीमेंट इटली भी जो है आपने देखा कि क्लीमेंट इटली जो है इसके सदस्य थे, जो बाद में 1947 में प्रधानमंत्री बनते हैं, लेबर पार्टी के सदस्य थे। ठीक है। और उसी तरह आपने देखा दोस्तों कि लिबरल पार्टी के सदस्य कौन थे? जो इसके अध्यक्ष थे, जॉन साइमन। ठीक है। और जो भी प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका जो है जो गठन किया था वो किस पार्टी के थे? वो थे जो है कंजर्वेटिव पार्टी के। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने आपसे डिस्कस कर ली। कहीं से भी सवाल पूछेगा कांटेक्ट कर लेंगे, उसको कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन। अब इसके बाद जैसा कि आपने देखा कि एक पार्टी जो है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर बनाई 1928 में। अब इस पार्टी का उद्देश्य था कि अब हमें डोमिनियन स्टेट की मांग से आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारे स्वतंत्रता के लिए या हमारे अधिकारों के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उन्होंने एक पार्टी बनाई और इसके आगे जो हम टॉपिक देखेंगे, लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल मिस मत करिएगा। और वहाँ से जो है ये निकल के आता है कि नहीं, अब हम पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी कीमत पे समझौता नहीं करेंगे। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों। वहीं ये चीज़ डिसाइड हुई कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी जो मनाया जाता है वही डिसाइड हुआ कि क्यों इस दिन का महत्व है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का। तो अगली क्लास में इस महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।